हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका इंग्लिश टीचर अमन दीक्षित आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम फर्स्ट राइट बुक में से चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। प्यारे बच्चों, इसकी जो राइटर है वो है एनी फ्रैंक। और एनी फ्रैंक एक 13 ईयर की छोटी सी लड़की थी जब उन्होंने अपनी डायरी लिखनी शुरू करी। और इन्होंने इस डायरी में अपनी दुख का और अपनी पीड़ाओं को वर्णन किया है कि किस प्रकार से उनके जीवन में दुख आए। उनकी फैमिली के बारे में लिखा उन्होंने कि भी कैसे उन्होंने अपने मुश्किल दौर को गुजारा। और ये मुश्किल दौर इनका क्या था उसके बारे में आइए हम इसमें पढ़ते हैं। चैप्टर में क्या होता है, चैप्टर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एनी फ्रैंक को जान लें ताकि हमें थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ने में इंटरेस्ट आए। तो प्यारे बच्चों, जो एनी फ्रैंक हैं वो ये छोटी सी लड़की थी, वो 13 साल की। और ये बहुत ही अपनी अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और इस फ़ोटो को वो सबसे ज़्यादा लाइक करती थी, ये उनकी फेवरेट फ़ोटो थी। और इस फ़ोटो के बारे में उन्होंने लिखा है, दिस इज़ अ फ़ोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल टाइम। भाई मैं ऐसी ही दिखना चाहती हूँ पूरे के पूरे, जब भी मुझे देखा जाए, याद किया जाए। देन आई वुड मे बी हैव ए चांस टू कम टू हॉलीवुड। और ये मेरी इतनी फेवरेट पिक्चर है कि भाई ऐसी ऐसी पोज में, भाई इतनी सुंदर और इतनी आत्मविश्वास और खुशी भरी ये पिक्चर शायद मेरी हॉलीवुड तक भी मशहूर हो जाए। हॉलीवुड में इंग्लिश मूवीज़ बनती हैं जहाँ पे। तो ये उन्होंने एनी फ्रैंक ने 10 अक्टूबर 1942 को लिखा था। तो प्यारे बच्चों, जो एनी लीज मैरी एनी फ्रैंक थी, ठीक है, ये पूरा नाम है इनका। इनका बर्थ 12 जून 1929 को हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हो गई थी वो 1945 में, क्योंकि डेट कंफर्म नहीं थी, ये कंसंट्रेशन कैंप में थी जब इनकी मृत्यु हुई थी, तो इसलिए यहाँ पे मंथ लिखा है, कोई डेट मेंशन नहीं की गई है। तो प्यारे बच्चों, ये एक जर्मन लड़की थी, मतलब जर्मनी में पैदा हुई थी, लेकिन ये एक यहूदी लड़की थी, जूइश लड़की थी। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली। और इसने ये कब लिखी थी, जब ये अपनी फैमिली के साथ हाइडिंग में थी, मतलब छिपी हुई थी। किससे डर के छिपी हुई थी? हिटलर से। हिटलर जो था वो किसको मार रहा था? यहूदियों को मार रहा था, जूइश को, जूइश पीपल जो थे उनको मार रहा था, वो उनसे नफरत करता था। और जर्मनी ने हॉलैंड पर कब्जा कर लिया था। और इसीलिए वो लोग जितने भी जूइश पीपल थे हॉलैंड में, उनको वो मार रहे थे और कंसंट्रेशन कैंप में रख करके उनको पीड़ाएं दे रहे थे। तो आगे क्या कह रही है कि भाई कहाँ पर छिपे हुए थे ये? इनकी फैमिली और इनके 4 फ्रेंड्स भी साथ में थे। एम्स्टर्डम नाम का एक शहर था, उसमें ये छिपे हुए थे ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन। और कब छिपे हुए थे? जब जर्मन ने ऑक्यूपाई कर लिया था, मतलब कब्जा कर रहे थे हॉलैंड पर, ठीक है। नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहते हैं। और ये समय कौन सा था? वर्ल्ड वॉर 2 का समय था। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम। जो उसकी फैमिली थी एनी की, वो एम्स्टर्डम मूव कर गई थी, चली गई थी। आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी। जब नाजियों के हाथ में पावर आ गई जर्मनी में, तो इनकी फैमिली मूव कर गई एम्स्टर्डम में। बट वर ट्रैप्ड इन व्हेन द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड टू नीदरलैंड। लेकिन ये फिर ट्रैप हो गए, मतलब फंस गए। कब फंस गए? जब नाजियों का ऑक्यूपेशन, मतलब नाजियों का कब्जा बढ़ा। किस पे बढ़ा? नीदरलैंड पे, मतलब हॉलैंड पे। जब जर्मन के जो हिटलर था उनका कब्जा बढ़ना शुरू हो गया, तो ये फंस गए और इनको कहाँ ले गया? एज प्रिकॉशंस अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। जैसे ही इनका मतलब प्रिकॉशंस, अत्याचार ये बढ़े जूइश पीपल के अगेंस्ट, तो ये पकड़े गए। और द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग। तो इनकी जो फैमिली थी, जूइश लोग जब पकड़े जाने लगे, तो इनकी फैमिली को भी छिप करके रहना पड़ा। और कब छिप के रहना पड़ा? जुलाई 1942 से ये हाइडिंग में चले गए, ठीक है। और कहाँ पर छिपे? ये एक हिडन रूम थे इसके फादर ओटो फ्रैंक के ऑफिस की बिल्डिंग में, तो वहाँ पर ये छुप गए। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, जब
2 साल हो गए इनको छिपे हुए। द ग्रुप वॉज बीट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू कंसंट्रेशन कैंप। इनका जो ग्रुप था, जब ये जहाँ ये छुपे हुए थे, उनको धोखा दिया गया, ठीक है। और कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया गया, कहाँ पे ले जाया गया इनको? कंसंट्रेशन कैंप में, यातना शिविर, जहाँ पे लोगों को बहुत ही दुखी तरीके से रखा जाता था, मारा पीटा जाता था। तो सिस्टम वेयर एनी डाइट, तो कंसंट्रेशन कैंप का जो सिस्टम था, वहाँ पे एनी मर गई। किससे? उसको ये टाइफस नाम की बीमारी हो गई, वहाँ पे मर गई। और कहाँ पर था ये कंसंट्रेशन कैंप? बेर्जन बेल्सन में था। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक। और कब ये मर गई? जब इसकी बहन मार्गोट फ्रैंक मरी थी, उसके कुछ दिन के भीतर ही ये भी मर गई। तो आगे क्या था कि जो उसके हर फादर थे, ओटो फ्रैंक, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, वो अकेले बचे थे। पूरे जो उनका ग्रुप था जूइश पीपल का, उनमें से अकेले बचे थे जिंदा। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड। जब वॉर ख़त्म हुआ तो वो एम्स्टर्डम वापस लौटे, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, ठीक है। तो उनको क्या मिला वहाँ पे? उनको एनी की डायरी मिली, जो बची खुची वहाँ पे चीज़ें थी उनके बीच में उसको पड़ी हुई मिली। कन्विंस दैट इट वाज यूनिक रिकॉर्ड, और वो इससे उनको विश्वास हो गया, कन्विंस हो गए वो कि भाई ये जो है ये यूनिक रिकॉर्ड है, भाई ये हमारी यातनाओं का एक बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है जिसको बताया जा सकता है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश, और उन्होंने एक ऐसा काम किया कि इस डायरी को छपवा दिया इंग्लिश भाषा में। और इस डायरी का उन्होंने इसका शीर्षक क्या रखा? तो शीर्षक इन्होंने रखा द डायरी ऑफ ए यंगर, ठीक है। तो इस नाम से इन्होंने उस डायरी को पब्लिश करवा दिया। इसके बाद द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल द इवेंट ऑफ हर लाइफ फ्रॉम June 12, 1942 until the final entry of 1 अगस्त 1942। मतलब जो ये डायरी थी ये एनी फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पर दी गई थी, और इसमें क्रॉनिकल इवेंट्स थी, मतलब शुरू से लेके ऐसे 1 2 3 मतलब सारी अकॉर्डिंग टू द सीरीज़ थी। मतलब इसमें सारी जितनी भी घटनाएं हुई थी, तो 12 जून से शुरू होकर के 1942 से शुरू होके, और जो लास्ट एंट्री थी इसकी 1 अगस्त 1944 तक की इसमें एंट्रियां वहाँ पे उन्होंने लिखी हुई थी। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, और ये डच भाषा में लिखी थी एनी फ्रैंक ने, और फिर इसको ट्रांसलेट किया गया अलग अलग भाषाओं में इनटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम द वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक, और ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली बुक बन गई। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविज़न, थिएट्रिकल प्रोडक्शन, इवन ओपेरा बेस्ड ऑन डायरी। भाई इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई ये कि भाई इस पर फिल्में बन गई, टेलीविज़न सीरीज़ बन गई, थिएट्रिकल प्रोडक्शन बन गई हैं, ओपेरा नाटक बन गए बहुत सारे, ठीक है, इसी डायरी के बेस पे। अभी आप देख सकते हैं इस पर फिल्म भी बनी हुई है, अगर आप कोई बच्चा देखना चाहे तो वो फिल्म भी देख सकते हैं। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, तो इसको छोटी सी एज में उन्होंने लिखी थी, लेकिन ये जो माइंड जो उसकी जो इंसाइटफुल इंटेलिजेंस शो कर रहा है यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल है, उसका परिपक्वता दिखा रहा है, उसकी इंटेलिजेंस दिखा रहा है। द डायरी प्रोवाइड एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डायरी, तो ये डायरी हमें क्या प्रोवाइड कर रही है? इंटीमेट मतलब बिल्कुल ही एक ऐसी जांच पड़ताल बता रही है जो बिल्कुल हम जान सकते हैं भाई कितने उनके साथ क्या हुआ था। इंटीमेट का मतलब होता है बिल्कुल अंतरंग, मतलब जैसे हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा हो, इसी तरीके का एग्जामिनेशन जांच पड़ताल उसमें की गई है कि हम उसको समझ सकते हैं। ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, कि भाई नाजी किस तरीके की उनको यातनाएं देते थे। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम, तो जो एनी फ्रैंक थी वो मोस्ट रिनाउंड मतलब बहुत ज़्यादा जानी मानी और डिस्कस की जाने वाली एक हॉलोकॉस्ट मतलब नाजियों का शिकार वो बनी थी उस समय, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम अपना चैप्टर शुरू करें। अभी तो हमने एनी के बारे में जाना है और अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो एनी फ्रैंक क्या लिखती हैं? राइटिंग इन ए डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। तो वो कह रही है कि भाई
राइटिंग करना, किसमें, डायरी लिखना, ठीक है। तो भाई एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, मतलब अजीब सा मेरे को अनुभव हो रहा है। समवन लाइक मी, भाई मेरे जैसी जो लड़की है, केवल 13 ईयर की जो लड़की एक डायरी लिख रही है, और मैं इतनी समझदार भी नहीं हूँ कि भाई मैं क्या क्या लिखूँगी इसमें। तो मेरे लिए ये बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस लग रहा है। आगे करिए, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। भाई मैं इस नॉट ओनली बिकॉज, भाई इसका कारण ये नहीं है कि भाई मैंने कभी भी कुछ नहीं लिखा है इससे पहले, एनीथिंग बिफोर, भाई इससे पहले मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नोर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल। कि भाई वो कह रही है, इसलिए भी मेरे को ये अचंभा लग रहा है, बिल्कुल अजीब लग रहा है कि भाई इट सीम्स टू मी, भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि, कैसा लग रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि भाई लेटर ऑन आई, भाई ना तो इसके बाद मैं, नॉर एनीवन, और ना ही कोई और, ठीक है, एल्स विल बी इंटरेस्टेड, कि भाई इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेगा, इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल, कि भाई एक 13 साल की स्कूल जाने वाले लड़की के विचार, म्यूजिंग्स मतलब थॉट्स, विचार, भाई वो कैसे हो सकते हैं, कभी इसमें कोई क्यों इंटरेस्ट लेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा भाई मेरी राइटिंग में, डायरी में। वो शुरू में ऐसी बात लिखती है, ओ वेल इट डजेंट मैटर, लेकिन इसमें अरे कोई बात नहीं, फिर भी वो कहते भाई कोई बात नहीं, आई फील लाइक राइटिंग, भाई मुझे लिखना ठीक लग रहा है तो मैं लिख रही हूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और भाई मेरे लिए बहुत ही ग्रेटर नीड है, बहुत बड़ी ज़रूरत है कि भाई मैं इस तरीके से लिखूँ, ठीक है। टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, ऑफ का मतलब उतारना, ठीक है, बंद करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भी वो कह रही है कि भी मेरी जो चेस्ट में, मतलब जो मेरे मन में जो विचार हैं, भी मैं उनको ऑफ करना चाहती हूँ, मैं उनको हटाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये डायरी लिख रही हूँ, ठीक है। आगे कहते हैं, परहैप्स मोर पेशेंस देन पीपल, आई थॉट of saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hand, bored, listless, ठीक है। तो यहाँ पे कह रही है कि भी जो पेपर होता है, जो डायरी का जो पेपर है, कागज़ है, उसमें मोर पेशेंस मतलब बहुत ज़्यादा धैर्य होता है, बहुत धीरज होता है, देन पीपल, भाई डायरी में तो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, लेकिन लोग मेरी इतनी बातें थोड़ी सुनेंगे जो मैं सुनाना चाहती हूँ, जो बताना चाहती हूँ। तो आगे कह रही भाई, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मैं ऐसा सोच रही हूँ, ऑन वन ऑफ दोज डेज, भाई उन दिनों के बारे में सोच रही हूँ, व्हेन आई वाज फीलिंग लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं बहुत डिप्रेस हुआ करती थी, बहुत उदास हुआ करती थी, एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड, और बैठी रहती थी घर में, और किसको लेके, मतलब कैसे बैठी रहती थी, अपनी जो चिन है, मतलब जो ठोड़ी है, उसको हाथों में लेकर के, और बोर हुआ करती थी, और लिस्टलेस मतलब बहुत ही लेजी टाइप में, और विदाउट एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको मीनिंग भी दिया हुआ है, भाई बिना एनर्जी के मैं वहाँ पे घर में बैठी रहती थी, तब की मैं बात कर रही हूँ। क्या करती थी, वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और मेरे को बहुत ही अजीब लगता था, वॉन्डरिंग करती थे, अचंभा सा लगता था मेरे को कि भी मैं घर में रहूं या बाहर जाऊं, इस तरीके से मुझे अजीब लगता था। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, तो वो कह रही है कि मैं फाइनली, तो क्या कह रही है कि भाई वो कह रही भाई आई फाइनली स्टेड, भाई मैं वहीं पे रुकी रही, फिर जब मैं सोच रही थी भाई मैं बाहर जाऊँ या यहीं रहूँ, इस तरीके वो चिंतन करती रहती, सारा दिन सोचती रहती थी। आई वॉज ब्रूडिंग, भाई जहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतन कर रही थी, बहुत ज़्यादा सोचे जा रही थी, भाई फिर मैं वहीं पे रुकी रही। यस, फिर उसने कहा यस, पेपर डजंट हैव मोर पेशेंस, डज हैव मोर पेशेंस, भाई पेपर जो है ना, कागज़ जो है, उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, बहुत ज़्यादा धैर्य होता है, भाई उस पर मैं कुछ भी सुना सकती हूँ उसको। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference। तो वो कह रही है कि भाई ये, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी मोर एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक,
ग्रैंडली रेफर्ड। तो भाई वो कह रही है कि भाई सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, भाई मैं इस तरीके की कोई भी प्लानिंग नहीं कर रही थी, टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड, कि भाई ये जो बिल्कुल ही मतलब स्टिफ बैक्ड का मतलब होता है बिल्कुल साफ़ सुथरी, जो मैंने बिल्कुल जो कि तो बातें लिख दी हैं, स्टिफ बैक्ड का मतलब होता है बिल्कुल सच्ची और सही सही बातें, ठीक है। जो नोटबुक है वो डायरी को नोटबुक कह रही है, ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, भी जिसको मैं इस नोटबुक को बड़े गर्व के साथ, मतलब बहुत ही मान सम्मान के साथ डायरी कहती हूँ जिसको मैं, भाई मैंने ये एकदम से लिख दिया। भाई कौन, भाई मैं ये प्लान नहीं कर रही थी भी कोई इसको पढ़े, ठीक है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, भाई वो कह रही है कि मुझे एक फ्रेंड की ज़रूरत थी, रियल फ्रेंड की। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, लेकिन क्योंकि इससे मेरे को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि भाई मेरे पास फ्रेंड है या नहीं है। अब कह रही है कि भाई नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं पॉइंट पे आती हूँ, दैट प्रोमोटेड मी टू कीप ए डायरी, भाई मेरे को किस बात ने मेरे को उकसाया, प्रमोट किया कि मेरे को एक डायरी रखनी चाहिए। इन द फर्स्ट प्लेस आई डोंट हैव ए फ्रेंड, भाई पहली बात तो ये है, फर्स्ट प्लेस का मतलब पहली बात तो ये है कि भाई आई डोंट हैव ए फ्रेंड, कि मेरे पास कोई भी फ्रेंड नहीं है, मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं है, तो इसीलिए मेरे को डायरी की ज़रूरत थी। आगे कहते हैं लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे इसको और साफ साफ बात बताने दो। सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, तो अब वो कह रही है भाई मुझे इसको और क्लियर करने दो, ठीक है। क्या करने दो? सिंस नो वन बिलीव, भाई हालांकि कोई भी इस बात पे बिलीव नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की वो क्या है, इज़ कम्प्लीटली अलोन, भाई वो पूरी तरीके से इस दुनिया में अकेली है, ठीक है। आई एम नॉट, और वो कह रही भाई हाँ मैं नहीं हूँ, भाई मैं अकेली नहीं हूँ। कैसे नहीं हूँ? आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16-year-old सिस्टर, भाई मेरे पेरेंट्स हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से, मेरी एक बहन है 16 साल की, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड, और लगभग मेरे पास 30 लोग ऐसे हैं जिनको मैं फ्रेंड भी कह सकती हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ दुनिया में, भाई ऐसा भी नहीं है भाई बिल्कुल अकेली हूँ, एनी बता रही है। तो आगे करिए भाई आई हैव ए फैमिली, लविंग आंट एंड ए गुड होम, भाई मेरे पास फैमिली है, आंटीज़ हैं और अच्छा खासा घर है। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, वो कह रही भाई ऑन द सरफेस, भाई अगर मेरे को ऊपर से देखूँ, मैं ऊपर से देखूँ, भाई मेरे पास सब कुछ लग रहा है, भाई सब कुछ है। आई सीम टू हैव एवरीथिंग, बिल्कुल मेरे पास ही लग रहा है, मेरे पास एवरीथिंग है, सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, लेकिन मेरे एक सच्चे मित्र को छोड़कर मेरे पास सब कुछ है। कौन सा सच्चा मित्र? ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग गुड टाइम, भाई ऑल आई थिंक, भाई मुझे ऐसा लगता है, क्या लगता है भाई, अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ और तो मुझे बहुत ही अच्छा टाइम बिताने को मिलता है, ठीक है। मेरे को भाई दोस्तों के साथ रहना पसंद है, अच्छा लगता है। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday thing, तो वो कह रही है कि भाई I can't bring myself to talk, भाई मैं नहीं चाहती उस टाइम जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ कि मैं कोई भी टॉक करूँ, बात करूँ, anything किसी भी बारे में, ordinary everyday thing, भाई किसी भी साधारण चीज़ के बारे में मैं इस तरीके की कोई बात करूँ। आगे कहते हैं कि we don't seem to be able to get any closer and that the problem, भाई we don't seem to be able to get any closer, भाई हम ज़्यादा मतलब इस प्रॉब्लम में, मतलब कि भाई प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि भाई कोई भी क्लोज नहीं, मतलब क्लोज वाली जो बात है उसमें मैं बता नहीं सकती उसको कि भाई अपनी कोई मन की बात मैं उसको बता नहीं सकती, भी ऐसे फ्रेंड मेरे पास कोई नहीं है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, शायद ये मेरी गलती हो सकती है। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि भी हम किसी को कन्फाइड का मतलब होता है मन की बात बताना, कि भी अपनी बात को शेयर नहीं कर सकते। इन एनी केस, और किसी भी स्थिति में, दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और इस तरीके से इन चीज़ों को बदला भी नहीं जा सकता, कि भाई ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भाई मेरे पास कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है कि मैं इन चीज़ों को बदल दूं, कि भाई क्या
शेयर कर सकूं भाई मैं अपनी सीक्रेट। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। तो यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास कोई विश्वसनीय दोस्त नहीं है। आगे कहते हैं कि टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। तो वो कह रहे भी मेरे को एक ऐसे लॉन्ग, बहुत ही लंबे टाइम से ऐसे फ्रेंड की इच्छा थी, और मेरे अंदर एक कल्पना शक्ति की एक तस्वीर बना रखी थी मैंने, उसको इन्हेंस करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए मेरी कल्पनाओं में थी ये। आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस किटी। तो वो कह रही है कि भाई आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन, मैं एकदम से इस पर जोट डाउन का मतलब होता है एकदम से कुछ लिख देना, ठीक है, मैं एकदम से इस पर कुछ नहीं लिखना चाहती, ठीक है, द फैक्ट्स इन दिस डायरी, कि मैं उसमें कुछ भी लिख दूँ और सच्ची जो भी बातें हो रही हैं वो सब कुछ लिख दूँ। द वे मोस्ट पीपल डू, भाई इस तरीके से बहुत सारे लोग लिखते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि ये डायरी मेरी फ्रेंड बने, ठीक है। और आई एम गोइंग टू कॉल दिस किटी, और मैं इसका एक नाम रख रही हूँ, और वो उसका नाम क्या रखने जा रही है, किटी, ठीक है। आगे कह रही है सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। तो वो क्या कह रही है कि भाई एकदम से, मतलब सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, भाई एकदम से भाई कोई नहीं पहुंचेगा, हालांकि भाई नो वन वुड अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझेगा, ए वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटी, भाई जो मैं अपनी इस किटी में, अपनी इस डायरी में लिख रही हूँ, भाई कोई भी एक वर्ड भी नहीं समझ सकता। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, यदि मैं एकदम से इसको अचानक से शुरू कर दूँ, भाई एकदम से डायरी लिखना शुरू कर दूँ, प्लंज का मतलब होता है अचानक से कोई चीज़ को शुरू कर देना, ठीक है। तो आगे कहती है आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। तो कहती है कि पहले मैं अपनी थोड़ी सी लाइफ के बारे में थोड़ा बता दूं, मेरे बारे में बता दूं, थोड़ा सा अपना वर्णन कर दूं, ताकि लोग मुझे पढ़ें और मुझे समझ जाएं भी मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, क्या करने वाली हूँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, हालांकि मुझे ये सब करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ेगा ताकि लोग इस बात को समझ जाएं, नहीं तो एकदम से समझ नहीं पाएंगे। वो कह रही है माई फादर, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25। भी मेरे फादर हैं जो, वो बहुत ही एडोरेबल फादर है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले फादर हैं। आई एवर सीन, भाई जब जो मैंने दुनिया में देखे, भाई सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले पापा हैं मेरे। डिडेंट मैरी माई मदर, भाई उन्होंने मेरी माँ से शादी कब नहीं करी थी, जब तक वो 36 साल के नहीं हो गए, 36 ईयर, भाई 36 साल की उम्र में उन्होंने शादी करी, और मेरी माँ की उम्र उस टाइम कितनी थी, 25 साल थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926। वो कह रहे मेरी बहन जो है, मार्गोट है उसका नाम, और वो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में 1926 में वो पैदा हुई थी। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मैं पैदा हुई थी 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, और मैं फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में कब तक रही, जब तक मैं 4 साल की थी, मतलब 4 साल के होने तक मैं जर्मनी में रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और मेरे पिता जो हैं वो एमिग्रेट हो गए, मतलब दूसरे देश में प्रवास कर गए, चले गए, मतलब कहाँ चले गए, हॉलैंड में चले गए। कब चले गए, 1933 में चले गए। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक, और जो मेरी माँ का नाम है वो एडिथ होलैंडर फ्रैंक है। वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर, और वो कब चली गई, सितंबर में चली गई, ठीक है। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचेन, ठीक है, टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। तो वो कह रहे हैं कि भी हम अपनी ग्रैंड मदर के पास कहाँ छोड़ दिए, एचेन नाम के शहर में छोड़ दिए, ठीक है। हमें, मुझे और मार्गोट को दादी जो थी, ग्रैंड मदर थी, जो नानी थी, उनके पास रहना पड़ा। तो इसके बाद कह रही है कि भाई मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट हॉलैंड में कब चली गई, दिसंबर में चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, तो मैं कौन से महीने में गई, मैं फरवरी में चली गई। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर माई मार्गोट, भाई वो कह रही है, और मुझे एकदम से ऐसे
वहाँ पे फेंक दिया गया, मतलब प्लंक डाउन का मतलब है एकदम से फेंक देना। भाई टेबल पे मुझे ऐसे फेंक दिया जैसे कि मैं कोई बर्थडे प्रेजेंट हूँ मार्गोट का, भाई मार्गोट को जैसे बर्थडे का प्रेजेंट दिया गया हो, तो इस तरीके से मुझे वहाँ पे छोड़ दिया गया। कहाँ पे ले जाया गया उसको? मार्गोट के पास, मतलब एकदम से अचानक से ले गए उसको। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेंसरी नर्सरी स्कूल। वो कह रही है कि मैंने सीधे ही मोंटेंसरी नर्सरी स्कूल शुरू कर दिया, एकदम से मैं जब स्कूल जाने लगी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, और मैं उस स्कूल में कब तक रही? जब मैं 6 साल की नहीं हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और मैंने कब स्टार्ट किया, कब शुरू किया? फर्स्ट मतलब जब मैं प्रथम कक्षा में हो गई, पहली कक्षा में हो गई, तब तक मैं वहाँ पर रही। तो इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस क्यूप्रस। ठीक है, तो मेरी टीचर कौन थी? मिसिस क्यूप्रस, द हेड मिस्ट्रेस। और क्यूप्रस जो थी वो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स। और जब एंड आया, साल का अंत आया, तो हम दोनों के आंसू निकल आए। क्यों निकल आए? हम दोनों के, क्यूप्रस के और एनी के। एज वी वर ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि हमें फेयरवेल होना पड़ा, मतलब विदाई लेनी पड़ी, और ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मतलब दुख देने वाली थी, दिल को दुखी करने वाली विदाई थी। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल। और 1941 में गर्मियों के दिन थे, तो जो दादी माँ थी वो बीमार पड़ गई। ठीक है, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। तो इसलिए जो मेरा जन्मदिन था उस पर ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं किया गया, थोड़ा सा सेलिब्रेशन किया गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। और जो ग्रैंड माँ थी वो मर गई, उनकी मृत्यु हो गई जनवरी 1942 में। नो वन नोज ऑफ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। भाई ये बात किसी को नहीं पता कि भाई मैं आम तौर पर, ऑफन मतलब आम तौर पर उनके बारे में सोचती हूँ, ग्रैंड माँ के बारे में, और स्टिल लव हर, और आज भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और जो ये मेरा बर्थडे था 1942 वाला, वो वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। भाई ये शायद मेरे लिए कम था, और इंटेंडेड टू मेकअप मतलब दूसरों के मन को जानने के लिए या दूसरों के लिए ज़्यादा अच्छा था। क्यों था दूसरों के लिए? क्योंकि किस लिए था? ये कमी पूरी की जा रही थी कि भाई ग्रैंड माँ की जो कैंडल थी, जो दादी माँ की जो कैंडल थी ग्रैंड माँ की, वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, उसको भी दूसरी मोमबत्तियाँ जो जलाई गई थी उनके साथ जला दिया गया, मतलब उनको भी याद कर दिया गया यहाँ पे दादी अम्मा को। तो द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। भाई हम जो 4 लोग थे वो ठीक ठाक कर रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ जून 1942। वो कह रहे भाई हम चारों 20 जून 1942 तक बिल्कुल ठीक ठाक थे। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और जो डेडिकेशन थी, मतलब जो सोलम का मतलब होता है कि भी बिल्कुल अपने तरीके से विधिवत रूप से, ठीक है भी विधिवत रूप से भी मैंने उसकी डेडिकेशन, सोलम डेडिकेशन का मतलब है भाई मैंने उसका एक शुरुआत कर दी। ठीक है, विधिवत रूप से एक डायरी लिखने की शुरुआत कर दी। कितनी डेट को कर दी? 20 जून 1942 को उसने अपनी जो डायरी थी किटी उसको लिखना शुरू कर दिया, मतलब उसने इस पर पहली डेट डाल दी। ठीक है, तो उसने क्या डाला इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि मैं आपको आगे पढ़ा सकूं। थैंक यू बच्चों, बाय।